नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दूं कि आज हमारे कैमरे के समक्ष गाडावारा की एसडीएम महोदया है। सबसे पहले शैक्षणिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, शैक्षणिक जो प्रणाली है, उसके ऊपर हम सबसे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम सबसे अधिक निर्भर रहते हैं। सबसे पहले शिक्षा का जो सर मैम ग्राफ चल रहा है, आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो शैक्षणिकता है वो कहाँ से हुई? आपका गांव, आपका शहर, आपके कॉलेजेस, आपके स्कूल, कौन से स्कूल में आप पढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जो स्कूलिंग है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। सागर डिस्ट्रिक्ट में देवरी ब्लॉक है, वहाँ से। कॉलेज भी वहीं से किया है, बीएससी किया था मैंने प्लेन बायो में। इसके बाद एमए मैंने भोपाल से किया है, सोशियोलॉजी से। अच्छा मैम, आज के समय की जो स्कूल की व्यवस्था है उनके ऊपर आपने, जब आप क्षेत्र में हैं तो उनके ऊपर भी आपकी दृष्टि जरूर गई होगी। क्या आप मानते हैं कि क्या व्यवस्था है बेहतर होनी चाहिए? स्कूल शिक्षा में तो काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले इंटरनेट नहीं था, लोगों को न्यूज़पेपर भी अवेलेबल नहीं थे, तो उतना बच्चे अपडेट नहीं हो पाते थे। तो इसमें तो डेफिनेटली परिवर्तन आया है। आजकल लोगों को सारा चीज़ नेट पे अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट, सारा कोर्स जो भी उसमें अपडेट हो रहा है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों के समय जो नैतिक शिक्षा का लेवल था, एक अलग से सब्जेक्ट होता था, मोरल्स सिखाए जाते थे, वो टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जब आपने तैयारी चालू की, वैकेंसीज दी होंगी, तो आपको उतार चढ़ाव और घर की भी समस्याएं भी आपके पास में हुई हों, या आपके पास नहीं होती लेकिन हो सकता है हुई हों, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे आपने उनको। बिल्कुल, एक्चुअली आपको पता होगा बुंदेलखंड में थोड़ा सा ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरे साथ भी वो समस्या थी, घर वाले तैयार नहीं थे कि नहीं अब हो गया, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। उसके बाद मैंने बोला घर वालों से कि नहीं मुझे अधिकारी बनना है। उस समय सागर में एक कलेक्टर आई थी मैडम, अभी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैडम जब लाल बत्ती से आती थी उस समय काफ़ी क्रेज था, वो चीज़ मुझे काफ़ी इंस्पायर करती थी। मैं स्कूल में थी, लगता था कि मुझे भी इस बात में बैठना है। बिल्कुल। तो घर वालों का ये कहना था कि नहीं, अधिकारियों के बच्चे ही अधिकारी बनते हैं। और मैं एक्चुअली रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो सबका ये कहना था कि नहीं, अधिकारी अपने यहाँ से कोई कभी निकला भी नहीं है इसमें, तो नहीं हो पाएगा और आप कोशिश क्यों कर रहे हो। बोले आप पहाड़ से सिर मार रहे हो, इस तरीके की। तो मैंने बोला सर तो मारने दीजिए, पहाड़ फूटेगा या सर फूटेगा। तो उस तरीके का था। फिर मेरी नानी, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, जो अभी लगभग 85 ईयर ओल्ड हैं और बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने इंस्पायर किया, बोले नहीं लड़की पढ़ना चाह रही है तो उसको पढ़ाएंगे। तो काफ़ी दिक्कत आई। फिर प्रीलिम्स मैंने भोपाल से इसकी कोचिंग किया था, मेंस फिर मैंने सेल्फ ही करा और फर्स्ट अटैम्प्ट में डीएसपी में हुआ मेरा, और उसके बाद सेकंड में टीसी में। तो ये बात बिल्कुल भूलने लायक नहीं है। कुछ ना होगा तो अनुभव जरूर होगा। जिंदगी का जो क्रम है वो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप यदि कुछ करने की चाह रख रहे हैं तो उसको करें। यदि आपको कोई उपलब्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी वो विधाता का काम है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ना होगा तो अनुभव होगा, ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। मैडम, जब हमारे बच्चे हम देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान या नौकरी पाने के लिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो अलग कदम उठा लेते हैं, इनके कुछ मैसेज? बिल्कुल, आजकल एक्चुअली लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सर पर ले लिया है कि अब हम पढ़ रहे हैं तो केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा आपकी बेहतरी के लिए होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होती है। तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है नौकरी नहीं लगेगी पर हम एग्रीकल्चर कर रहे होंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, किराना की दुकान चला रहे होंगे उसमें बहुत अच्छा करेंगे, अपना सेल्फ कुछ बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें केवल नौकरी के लिए की जाएँ। तो वो एक समय रहता है जो कि एज वैसी होती है, लेकिन उस समय आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। मेरी फैमिली को भी कभी, इवन जब मैं स्कूल में थी तो घर वालों को पता भी नहीं होता था कि कौन सी क्लास में पढ़ रही है। जब 6 में पढ़ रहे थे तो घर वाले बोलते थे 8th में पढ़ रही होगी, हाँ मैं पता करके बताती हूँ कौन सी क्लास में। तो कभी भी प्रेशर माँ बाप को भी नहीं देना चाहिए। आप बस इस चीज़ पर फोकस करें कि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बने। यदि वो बेहतर इंसान होगा तो वो जिस भी फील्ड में करेगा अच्छा ही करेगा। केवल नौकरी के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और हमेशा टारगेट केवल नौकरी ही नहीं होना चाहिए। तो आपका जो स्टार्टिंग से ड्रीम रहा है, क्या वो इसी पद के लिए रहा या कुछ और भी अलग कुछ था, या आपने कुछ इस यदि आपको ना मिलता तो इसके अलावा कुछ और तैयारी भी आती थी? जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब मैं स्कूल में थी तो जो कलेक्टर मैडम उस समय आई थी उनसे मैं इंस्पायर थी, और ये था कि हाँ उस समय मैडम जब आती थी तो काफ़ी दौरे पे जब आती थी तो तहलका मच जाता था, लोगों को लगता था कि कलेक्टर आई हैं। तो उस समय ये था कि प्रशासनिक पोस्ट पर रहकर कुछ किया जा सकता है, तो बचपन से ही सपना इसी फील्ड में जाने का था। उसके अलावा यदि ये सोचा था नहीं होगा तो फिर मैं खेती करती। मुझे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है और डेफिनेटली मैं वही करती।
इस नौकरी के बाद भी मैं वही करूँगी। चलिए आप खेती पे आ गई हैं, फार्मिंग पे आ गई हैं, तो आपने अभी फार्मर्स की समस्या तो देखी ही होगी। बिल्कुल। फिलहाल एक ज्ञापन हुए हैं अभी अपने बिजली को लेके, मूंग को लेके भी हमने आपसे सवाल किए थे। तो आज की जो किसानों की समस्या है मैडम, उसके बारे में आपका क्या मानना है कि कैसे किसानों को प्रशासन और सरकार बेहतरी की ओर ले जा सकती है? एक्चुअली सरकार इसमें काफ़ी सारे प्रयास कर रही है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। कुछ समस्याएं हैं एक्चुअली जो मुझे फील होता है कि किसानों ने केवल उत्पादन और उसको बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, केवल एक ही उसमें जाता है उनका। उसकी वजह आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, उसको पशुपालन से जोड़ना चाहिए। मतलब खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों को भी उसमें जोड़ना चाहिए। कुछ लोग अच्छा इसमें कर भी रहे हैं और बाकी उनकी बेहतरी के लिए शासन की काफ़ी सारी योजनाएं हैं। कई बार अवेयर नहीं होते हैं, कुछ हल्की फुल्की विभाग की लापरवाही की वजह से किसान परेशान होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। शिक्षा की ओर फिर से जाता हूँ। लोग कहते हैं कि शिक्षा में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता होती है, 18-20 घंटे काम करना पड़ता है जब हम किसी पद पे बैठने का मौका मिलता है। क्या ये सही है या सिर्फ ये बातें ही हैं? एक्चुअली इसमें मेरे 2 पॉइंट हैं। एक बच्चा एक शार्प बच्चा होता है, दूसरा एक एवरेज बच्चा होता है जो अपनी मेहनत से सब कुछ पाता है। तो कुछ लोग वही चीज़ 4 घंटे पढ़ के कर सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हैं और कुछ बच्चों को वही 8 घंटे लगते हैं। कोई डिफरेंस नहीं। यदि आप 4 घंटे में कर पा रहे हो तो आप बाकी सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। लेकिन यदि जैसे मैं अपना बोलूँ तो मैं 7 बच्चों में नहीं थी, मैंने जो भी मुझे मिला मैंने मेहनत से पाया। तो अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, पर इसका कोई ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ 2 मिनट में समझ में आ गई तो आपके लिए 2 मिनट उसके लिए पर्याप्त हो, नहीं समझ में आ रही तो फिर दिन भर में कम पड़ जाता है। जब आप स्टार्टिंग में पहली बार कुर्सी पे बैठे तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसी कैसी समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ा? लोगों की क्या समस्याएं रही? ये लोगों की तो समाज में समस्याएं हैं, प्रशासन से लेकर अपेक्षा भी होती है। तो उस समय अच्छा फील होता है जब हम लोगों की मदद कर पाते हैं, और उसी समय जब किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, जो नियम में नहीं होता है या कुछ और हर्डल्स होते हैं, तो उस समय बुरा भी फील होता है। तो प्रशासन में दोनों तरह के लोग होते हैं। मैडम, आप गाडावारा में आए, गाडावारा में आपको करीब करीब 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। तो गाडावारा नगर आपको कैसा लगा? यहाँ के लोग, यहाँ का जो राजनीतिक वातावरण है, इनकी जो पूरी कार्य है, इसको ओशो की नगरी से भी के नाम से ये मशहूर है ये गाडावारा। हमारे आशुतोष राणा जी हैं, यहाँ से प्रख्यात अभिनेता हैं। मैडम, गाडावारा के लिए आप क्या कहेंगे? गाडरवारा बहुत ही अच्छा शहर है, काफ़ी एनर्जी रखता है, लोग भी यहाँ के समझदार हैं, पॉलिटिकल भी कोई इशू नहीं है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं काफ़ी अच्छा उनका सहयोग रहता है और काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी शहरों से जुड़े हुए हैं। खेती का स्तर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। चैलेंजेस भी है यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा बरमान मेला अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है, नदियाँ हैं, घाट हैं, सब तरीके की ड्यूटी होती हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है चैलेंजेस को फेस करना। चैलेंजेस को सभी को फेस करना चाहिए। चैलेंजेस मतलब अपनी खुद की जो पर्सनालिटी है, अपने जो खुद के विचार हैं, उसको निखारना। चैलेंजेस जब तक नहीं होंगे, जब तक लोगों के जीवन में सब स्थिर रहेगा। जब चैलेंजेस अपने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उन चैलेंज को फेस करने के लिए एक मनोवृत्ति भी होती है और हमको आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। मैडम, अब मैं आता हूँ गाडावारा की जो राजनीति है। राजनीति के दौरान आपको कुर्सी पे बैठते हुए कोई ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा हो कि यार आपके ऊपर लोड आ रहा है या प्रेशर आ रहा है जो आप नहीं करना चाहती, वो करना पड़ रहा है, इसका आप थोड़ा सा अनुभव बताएं। बिल्कुल नहीं। देखिए आजकल सारे जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे आते हैं, उनको भी पता है क्या नियम है, क्या रेगुलेशन है। तो यहाँ पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। जब भी फ़ोन आता है तो या फिर किसी प्रकार की समस्या आती है तो यही होता है कि नियम में है तो आप देख लीजिए। तो मुझे इस मामले में काफ़ी अच्छी यहाँ की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, कभी किसी प्रकार की। अच्छा, अब आपके बचपने की ओर चलते हैं। तो आपके बचपने के दौरान जब आपने चलना शुरू किया, आपके दोस्त बने होंगे, आपने खेल खेले होंगे, तो कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? गाँव के जो रूटीन में अपन खेल खेलते हैं, गिल्ली डंडा हो गया, वो अंटा क्या बोलते हैं हाँ। उसको, वो चीज़ें पसंद थी। पेड़ों पे चढ़ना, तो आप खेलते थे वो? बिल्कुल बेसिक रूरल से। अच्छा, स्कूल का जो क्राइटेरिया था उसमें दोस्तों से मेल मिलाप हो, आपके स्कूल का जो वातावरण है, आपकी टीचर्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि हमें ये टीचर्स बहुत पसंद है, ऐसे कोई टीचर्स रहेंगे भी मैडम? तो एक्चुअली मैं सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू से पढ़ी हूँ और आपको पता है कि काफ़ी नैतिकता, काफ़ी वैल्यूज़ को वहाँ पे महत्व दिया जाता है। तो वहाँ पे एकदम वैसा वातावरण होता है जो संस्कृतमयी होता है कि भाई मतलब दीदी जी बोलना, भाई भैया जी बोलना, शिक्षक को आचार्य जी बोलना। तो वो सारे वैल्यूज़ के साथ तो काफ़ी दोस्त वहाँ के थे। और एक हमारे शिक्षक थे श्री आत्मस्वरूप व्यास जी, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। उससे पहले ये था कि हाँ पढ़ रहे हैं, पर उनको मैं काफ़ी याद करती हूँ, उनका काफ़ी योगदान रहा है। जब आपकी नौकरी लगी,
नौकरी लगने के बाद होता है कि यार अब शादी कर लो, या ऐसा कुछ अपने पेरेंट्स का विचार रहता है कि यार आप सेट हो, आप शादी कर देना चाहिए, घर गृहस्थी की हो जानी चाहिए। आपके पिताजी ने कभी मतलब, या माता जी ने, या आपके उन्होंने कभी ऐसा फोर्स किया क्या? ये प्रेशर तो हमेशा से होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे समाज में लड़कियों का वो रहता है, तो शुरुआत में था मम्मी पापा का, और सिलेक्शन होने के बाद ज़्यादा टेंशन था कि अब इस लेवल का लड़का कहाँ से ढूंढेंगे। तो वो हालांकि मम्मी पापा पर डिपेंड था, उनके लिए जो बेस्ट लगा उन्होंने बेस्ट शीट ढूंढा। लेकिन आज के समय में एक चल रहा है कि जब तक यदि मान लीजिए लड़की के पास नौकरी है तो वो नौकरी वाला ही लड़का देखेंगे, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता कि भाई उसके पास में, लड़के के पास में नौकरी है तो वो नौकरी वाली लड़की देखे, वो नॉर्मल लड़की से ही शादी कर लेते हैं। ऐसा कुछ विचार जो है अपने जो, देखिए एक्चुअली हमारे भारतीय समाज में जो वैल्यूज हैं कि महिलाएं घर को संभालती हैं, तो जब वर्किंग मैन रहते हैं तो उनका ही रहता है कि घर में कोई रहे, क्योंकि दोनों लोग रहते हैं, कई बार बच्चों को समय नहीं मिल पाता। अब वो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, ऐसा पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, हम दोनों वर्किंग है लेकिन बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, सारी चीज़ इक्वल लेवल पर करते हैं, ऐसा कुछ फिक्स वो नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन। आपके शिक्षा के क्षेत्र में सर आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन से गुरु आप मानते हैं? मतलब फेवरेट कौन? अभी तक आप देखते हैं बड़े बड़े कोर्सेज चल रहे हैं, एजुकेशन हब है, उनमें से आप सबसे ज़्यादा किसको? मैं यदि एनसीईआरटी से बात करूँ तो स्वामी विवेकानंद जी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। मतलब ये जो फैक्ट होता है कि उन्होंने कभी कोई घोषणा नहीं, कभी किसी व्यवहारिक चीज़ों पे जोर दिया, और यदि आप उनकी थॉट्स देखेंगे तो वो प्रभावित करते हैं। तो ये समरी रही मैडम कलावती गौरे जी जो हैं, गाड़ावारा SDM है, और जो भी इंटरव्यू है वो आपके सामने है। फिलहाल हम आपको बता दें कि डिप्रेशन या ऐसी कोई चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी है, 60-70 साल हमको जीना है, क्यों ना उसको खुल के जिया जाए, क्यों ना हंस के जिया जाए। भाई सभी को रोटी ही खाना है, कोई 2 दिन 4 दिन अच्छा खाना खाने के बाद में कुछ उसको अलग थोड़ी मिल जाएगा, रोटी ही खाना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, एवं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और विवेकानंद जी ने कुछ कहा है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ कि चोरों ने चोरों से कहा, चोरों ने चोरों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी और दरवाजे पर लिख रखा है सच बोलो। नमस्कार, जय हिंद।